ठीक है, ये फोर्थ था, सॉरी फिफ्थ था। तो अब इसके बाद वाला जो सब पार्ट है उसको भी देख लिया, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें भी ये सारी बातें हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, ये तीनों तो होगा ही। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या ऐड हो जाएगी कि इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो केवल 1 हो सकते हैं, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are 1 and rest all are zeros, rest all are zeros। ठीक है, तो इसको एग्जांपल देख लिया इसका। ये मान लो ऐसा है, 2 रो 2 कॉलम का, ये 1 1, इधर 0 0। 3 रो और 3 कॉलम का देखा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ऐसा आ गया एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये? तो ये जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के काम आता है। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे जब मल्टीप्लाइंग ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ना, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इन सब का यूज़ नहीं आता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही यूज़ आता रहेगा। तो जो लास्ट मैट्रिक्स के कैटेगरी में जो आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर इसका जो ज़्यादा फेमस नाम है वो है नल मैट्रिक्स। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए। ठीक है ना, तो लिख लिया इसको कि ऑल एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर जीरोस। ठीक है, इस मैट्रिक्स के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख ली कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। इस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। तो फिर किसी ने पूछा क्या एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है क्या? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आया कि क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी क्या एक जीरो मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है क्या? तो हाँ, वो भी पॉसिबल, मतलब दोनों पॉसिबल। तो इसके एग्जांपल में देख लिया, ये भी एक नल मैट्रिक्स है, ये भी एक नल मैट्रिक्स होगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। तो ये तो सारे स्क्वायर वाले हैं, बिना स्क्वायर वाले भी देख लिया एक, ये 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। ये सारे नल मैट्रिक्स हैं और इसको हम नल मैट्रिक्स को हम अपनी सुविधा के अनुसार यूज करते रहेंगे आगे। ठीक है, तो होपफुली आपको सारे मैट्रिक्स कितने टाइप के हैं समझ में आ गया होगा, है ना? कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। फिर आज जो पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं, और जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज
जीरो हो जाए। वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जो अगली चीज आपको पढ़नी है, ये तो हमने बस नाम पढ़ा, इसका यूज आगे चल करके आता रहेगा। तो यहाँ पर ये आएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको दो मैट्रिक्स दे दिया जाए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, आपको बताना हो कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बराबर हैं क्या। अगर नहीं है तो फिर कब बराबर हो सकते हैं। ठीक है, और अगर बराबर हैं तो वहां से आपको कुछ रिजल्ट बताना होगा। तो इसके बारे में लिख लिया कि टू सर मैट्रिसेस, क्या? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो इसको मैं चाहो तो चलो एक बार इसको यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। डायग्राम बना करके समझा देता हूँ ताकि तुमको हमेशा के लिए याद रहे कि फ्लो कैसा होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया होगा, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, इसको पढ़ोगे तो इसका फ्लो कैसा होता है कि सबसे पहले होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले बना दिया, सबसे ऊपर में बना दिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ठीक है, इसके नीचे आपका आएगा एक स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपका आ जाएगा एक स्केलर मैट्रिक्स, और सबसे अंदर जो आएगा वो रहेगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनके नामों को लिख लिया यहाँ पर। ये क्या है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या सबसे पहले से स्टार्ट किया, ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ प्रॉपर्टीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। उसी डायगोनल मैट्रिक्स के कुछ और प्रॉपर्टीज को अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर दें तो बन जाएगा वो स्केलर मैट्रिक्स। और इस स्केलर मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो वो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स, उसके अंदर स्केलर मैट्रिक्स, उसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल है। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो बिल्कुल है। फिर किसी ने पूछा क्या स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है? तो हाँ बिल्कुल है। क्या स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो हाँ बिल्कुल है। फिर क्या स्केलर मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं। उसी तरह से क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो हाँ है। क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? तो नहीं, नहीं है। क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो नहीं है। फिर लास्ट में क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन तीनों में से डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। होपफुली ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि क्या फ्लो कैसे है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे आ जाते हैं। जैसा कि बताया गया कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते रहते हैं। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स दे रखा गया आपको, ए एंड बी, कब ये बराबर होंगे। तो इसके बारे में लिखा कि टू मैट्रिसेस, ए मान लिया पहले मैट्रिक्स को और उसको ऐसे दिखा दिया ए आई जे, एंड दूसरा मैट्रिक्स है मान लो बी, और उसके एलिमेंट्स को हमने ऐसा दिखा दिया। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ
are said to be equal if, तो ये बराबर कब होंगे? तो दो कंडीशन होने चाहिए। पहला कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि दोनों ही जो मैट्रिक्स हैं उनके सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ एलिमेंट सेम हो सकते हैं कुछ अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो लिखा ईच एलिमेंट of A is equal to the corresponding elements of B। तो इसको थोड़ा सा आप प्रेशर पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, उनके सारे एलिमेंट सेम हैं, हो सकते हैं, तो भी क्या जरूरी है कि वो इक्वल होंगे या नहीं, वो अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। हमने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करके लिखा है, इसका मतलब क्या है अभी देखते हैं। तो उसको फिर लिख दिया यहाँ पर, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, ये कंडीशन लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है ये अभी हम देखते हैं। तो एग्जांपल ले लिया, a इज इक्वल टू कुछ भी ले लो 1 2 3 4, और b ले लिया 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे? क्या नो लगता है सर। आपको? है ना। तो देख लिया, दोनों की ऑर्डर देख लिए। पहले तो सबसे पहला पॉइंट ये था ना कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो देखा इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर तो है 2/2, इसका है 2/3। तो यहां से आपने लिख लिया दिस इंप्लाइज ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये आपने लिख लिया। फिर आप आगे बढ़े, अगला एग्जांपल ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे लिखा। और दूसरा लिखा बी इज इक्वल टू, ऐसे लिख लिया मान लो। तो इनका ऑर्डर लिखा 2/2 2/2। तो पहला जो आपका कंडीशन है कि क्या दोनों के ऑर्डर सेम है क्या, तो हाँ दोनों के ऑर्डर बिल्कुल सेम है, 2/2 और 2/2। ठीक है। फिर अगला देखा, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है। तो क्या अगर मैं ऐसे कहूँ कि ईच एलिमेंट ऑफ ए एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी शुड बी इक्वल, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पर 3 है और इसमें भी 3 है, यहाँ पर 4 है और इसमें भी 4 है। तो दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनके एलिमेंट्स तो सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसीलिए आपको क्या बोला गया, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यानी कि सेट ए के पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट होगा और सेट बी के पहले रो एंड पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट होगा एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर A11 इज इक्वल टू क्या आया 2, और आप इसमें अगर B11 निकालेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये 1 आया ना, A11 आ गया 1 और B11 की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, दिस इंप्लाइज A इज नॉट इक्वल टू B। तो यानी कि सिर्फ दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनके एलिमेंट सेम हो यही जरूरी नहीं है, दोनों का पोजीशन भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को सेम कह सकते हैं।
तो इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लिया, सेम एग्जांपल। ए को हमने मान लिया 1 2 3 4 एंड बी को मान लिया 1 2 3 4। तो पहले तो चेक किया कि दोनों के ऑर्डर सेम है क्या, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये सेम हो सकते हैं। फिर आगे एलिमेंट्स को देखा तो एलिमेंट्स भी सेम दिखाई दिए, तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर देखा उनके करस्पॉन्डिंग पोजीशंस सेम है क्या दोनों में, तो पहले पहले रो और पहले कॉलम में यहाँ पर क्या है 1 है, इसमें देखा पहले रो और पहले कॉलम में क्या है 1, फिर यहाँ पर पहले रो और दूसरे कॉलम में 2 है, यहाँ पर देखा पहले रो और दूसरे कॉलम में 2 है, और 3 और 4 का भी सेम है पोजीशन। तो दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B, ये सही है। इस तरह से हम बताएंगे कि मैट्रिक्स A क्या है, मैट्रिक्स B के बराबर है। समझ में आ गया ये होपफुली? ठीक है ना? तो आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी। और क्या ये 2x2 के मैट्रिक्स के लिए वैलिड है? ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। हमने तो ऐसे ही सिंपल देखने के लिए ऐसा छोटा सा एग्जांपल लिया, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो लिख दिया यहाँ पर फॉर बोर्ड एग्जाम या इन जनरल फॉर एग्जाम क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो एग्जांपल ले लिया कि आपको मान लो मैं कह रहा हूँ x है, इधर लिख लिया x प्लस वाई है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर आपको 3 दे दिया गया है, ऐसे दे दिया गया, ठीक है। और इसका ऑर्डर दिख रहा है आपको 2x2 है, इसको इक्वेट किया गया 2 2 3 और 5 से, इसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहा गया कि बोथ द matrices are equal, both the matrices are equal, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो करना क्या है, फाइंड x and y, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। देखा x कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, पहले रो के पहले कॉलम में है। तो A11 इज इक्वल टू x, तो B11 भी सेम होना चाहिए। तो B11 क्या है 2, तो यहाँ से आपने लिख लिया x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर आसानी से आ गई। फिर आपने देखा y कहाँ पर है, तो y एक साथ मतलब अलग नहीं है, x के साथ है। कहाँ पर है, पहले रो में और दूसरे कॉलम में इसकी वैल्यू है ऐसे x प्लस वाई। तो अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो B12 की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, और वो क्या है 5। तो आपने लिख लिया x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5, और x की वैल्यू आपको ऑलरेडी 2 पता है, 3, तो यहाँ से आपने निकाल लिया y की वैल्यू 3, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेंगे आप एग्जाम में, है ना? आपको ऑलरेडी yes sir, दिया गया होगा, पहले तो ऑर्डर दिया गया होगा, तो ऑर्डर तो देखते ही बता दोगे कि हाँ ऑर्डर सेम है, इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो कह रहा है मैट्रिक्स इक्वल ही है, आपने मैट्रिक्स भी उसने बता दिया कि इक्वल है, तो फिर तो ऐसे पोजीशंस को इक्वेट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। फिर तो वो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाएगा बस। तो इसी पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग एक दो। ये लिख दिया इफ x प्लस 3, अगला है आपका z प्लस 4, और उसके बाद है आपका 2y माइनस 7, फिर उसके बाद है -6, फिर यहाँ पर है a माइनस 1, फिर है आपका 0, फिर यहाँ पर है b माइनस 3 माइनस 21, और ये भी आपका है 0, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये किसके बराबर है, वो भी वैल्यूज आपको दे रखी है 0 6 3y माइनस 2, फिर यहाँ पर है -6, फिर -3 और 2c प्लस 2,
और ये है आपका 2b प्लस 4 माइनस 21 और यहाँ पर 0। तो आपको कह रहा है फाइंड सारे जो वेरिएबल्स हैं अननोन्स हैं x y z एंड a b c, ये सभी को आपको सॉल्व करके निकालना है। तो आपने क्वेश्चन देखते ही एक बात तो समझ लिया होगा कि यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या है, 3/3 है इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर भी क्या है 3/3। तो अगर दोनों का ऑर्डर 3/3 है फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्व हो जाएगा ये। दूसरा, अगर हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो जहां पर वेरिएबल वगैरह नहीं है उन पोजीशन को देखोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर भी -6 ही आएगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर चलो निकालना है, बाकी यहाँ पर -21 है, यहाँ पर भी -21 है, 0 है तो यहाँ पर भी आपको 0 है। ठीक है, बाकी जगह पर आपको वैल्यूज निकालनी है। तो बताओ कैसे निकाल सकते हैं, बताओ कैसे सॉल्व किया जाए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, तो a11 मैंने लिख लिया, x का टर्म दिख रहा है, a11 में आपको x + 3 है और दूसरी तरफ तो सिंपल है 0, x की वैल्यू -3 आ गई, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम y के लिए देखते हैं, y कहाँ है, उससे पहले z दिख रहा है, -5 z का देख लो, z का भी ऐसे सिंपल सा है, पहले रो 2 का दूसरा कॉलम आपको दिख रहा है z + 4 और दूसरी तरफ ये क्या है 6 है, तो z की वैल्यू सीधे आ गई 2, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना। यस सर। फिर y के लिए देख लो, यहाँ से y भी निकल जाएगा ऐसे, -5 है ना। हाँ तो कर लो, क्या है 2y - 7 = क्या आया 3y - 2। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, -7 + 2 की वैल्यू -5 होती है। तो x y z की वैल्यू सबको समझ में आ गई, बहुत आसानी से निकल गया ये, है ना। यस सिर्फ सर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वेट करते चले जाओ। अब एक सेकंड रो में आ जाओ, पहले रो से x y z निकल गए, फिर सेकंड रो में आ जाओ, यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको a दिखाई देगा और c दिखाई देगा, यानी a और c आपको सेकंड रो से मिल जाएगा। तो बहुत आराम से देख लो, यहाँ पर a -1 है, यहाँ पर -3 है, तो इक्वेट कर दिया एंड a -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 है या 3 है, -3। a की वैल्यू -2। हाँ, तो a की वैल्यू बहुत आराम से आ गई -2। ठीक है, फिर इसमें c की वैल्यू भी हमने कहा था, तो c क्या है 2c + 2 = 0, 2c + 2 = 0। तो यहाँ से c की वैल्यू -1 आ गई क्या, c की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, और आखिरी रो से मेरे ख्याल से आपको b निकल जाएगा, तो यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, इक्वेट कर दिया, b - 3 = 2b + 4 कर दिया आपने, है ना। तो b - 3 को आपने क्या कर दिया 2b + 4, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -7, बहुत ही आराम से। ठीक है, तो देखा आपने, आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप इक्वेट करते चले जाओ, आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो आसान था ये, समझ में आ गया, एग्जाम में आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड और एबीसी 6 वेरिएबल्स थे, उसके बाद भी हमने एक एक लाइन में सबको कर दिया। ठीक है, यस सर। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। कहाँ से,
from the following equation, from the following तो ये क्या है आपका 2a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस 2b है। यहाँ पर ये आपको दे रखा है 5c माइनस डी और ये दे रखा है 4c प्लस 3d, ऐसा कुछ दे रखा है यहाँ। और ये कह रहा है दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3 और 11 24, ये इसके बराबर दे रखा है। और ये आपको दिखाई दे चुका होगा कि ये क्या है 2/2 है और ये भी क्या है 2/2। तो आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ से हम a b c और d की वैल्यूज निकाल सकते हैं? यस सर। ठीक है, आप कह रहे हो a b c d की वैल्यूज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके। तो आपको दिख रहा होगा कि रो 1 की मैं बात करूं अगर, तो a और b कहाँ है? रो 1 में है और c और d कहाँ पर है? सेकेंड रो में है। तो पहले रो से आपको a और b के बीच में दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे। सिमिलरली सेकेंड रो से c और d के टर्म्स में दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे। 5c माइनस डी 11 के बराबर हो जाएगा, 4c प्लस 3d 24 के बराबर हो जाएगा। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, वहां से c और d की वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से 2a प्लस b विल बी इक्वल टू 4 एंड a माइनस 2b विल बी इक्वल टू -3। तो यहाँ से दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम दो अननोन्स की वैल्यू बहुत आराम से निकाल लेंगे। तो हो जाएगा ये। यस सर। है ना? इसमें गौर करने वाली बात क्या है, जो मैं आपको, चलो सॉल्व तो आप कर लोगे मुझे पता है, गौर करने वाली बात ये है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जब हमने लेक्चर 1 में जो डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर किस तरह से अननोन वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। दिख रहा है आपको? हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मैट्रिक्स, हमने क्या बोला कि मैट्रिक्स को इक्वेट करना है, तो वो तो आपकी आंखों का भरम है कि मैट्रिक्स को इक्वेट किया जा रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है? बेसिकली हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल दी है, यानी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आया? दिखा आपको? सर वैल्यू आ गई। वेरी गुड, यहाँ से आपने सॉल्व करके निकाल लिया होगा। पर मैंने जो कहा वो आपने समझा कि हमने पहले लेक्चर में यही डिस्कस किया था ना कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ पर होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या उससे ज्यादा वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर ई और एफ करके एक थर्ड रो बनाता और दूसरे साइड में इक्वल टू करके थर्ड रो में कुछ दो और वैल्यूज दे देता, तो ई और एफ की वैल्यू भी वहां से निकल आती सीधे। समझ में आ गया? आपको समझ आ गया होगा। और इस तरह से मैं अगर रोज की संख्या बढ़ाता चला जाऊं, वेरिएबल्स की संख्या बढ़ाता चला जाऊं दोनों साइड में, तो बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस इन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? समझ में आ गया आपको अच्छे से? यस। तो दिस इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज में हम अब आएंगे। पहला क्वेश्चन तो मैं ऐसे लिख के नहीं करा रहा, हम लोग इसको यहीं पर साथ में कर सकते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर। ये मैट्रिक्स दे रखा है आपको, अगर आपको दिख रहा है तो ये पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या दिख रहा है आपको? ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 3/4। 3/4। ठीक है, समझ में आया? 3/4 इसका ऑर्डर है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बता सकते हो आप? 12 एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल सही है। और जो थर्ड पार्ट है, राइट द एलिमेंट्स, A13 की वैल्यू क्या होगी? 19। ठीक है। A21 की वैल्यू 35। ठीक है 35। A33 की वैल्यू -5। -5 है ना। A24 की वैल्यू सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया कैसे करते हैं? सब कुछ आपको पता है।
ऑर्डर क्या होता है ये अच्छे से सबको पता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, तो रो और कॉलम क्या है, इसके लेंथ और ब्रेथ है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे। और एलिमेंट्स को कैसे हम डिनोट करते थे, A11 A22 A33 ऐसे करके। तो आपको अगर एलिमेंट्स दे दिए जाए, उनके नाम ऐसे A13 A21, तो उनको पहचानना आपको ऑलरेडी पता है रिवर्स प्रोसेस से, तो वो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ? मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, नो सर। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करके